इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब क्या होगा कि अब देखो, क्योंकि ये खुद कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। हमने क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये किसकी तरह एक्ट करेगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ही एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो ये किसकी तरफ मूव कर जाएगी, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर खुद चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो यानी कि अब ये कौन सी पोजीशन के ऊपर आके गिर रही हैं, वो गिर रही हैं ए पोजीशन के ऊपर। अगर इसमें तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये किसके ऊपर जाके गिरेंगी, सी पोजीशन के ऊपर जाके गिरेंगी। तो देखो हमने अभी अभी क्या बोला कि अगर कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं होगी तो कौन सी पोजीशन पे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी कि बी पोजीशन के ऊपर गिर रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये कहां पे मुड़ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि कौन सी पोजीशन पे जा रही थी, ए पोजीशन के ऊपर जा रही थी। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे सिर्फ तो ये कहां पे जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सी पोजीशन पे जाएगी। तो ये जो जे थॉमसन था उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से अल्टर किया कि ये जो कैथोड रेस थी वो सीधा किसके ऊपर गिरे, पोजीशन बी के ऊपर गिरे। और उसके हिसाब से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज बाय मास रेशो है वो उसने निकाली। अब हमें यह भी देखना है कि ये जो डेविएशन हो रही है ए की तरफ, बी की तरफ, सी की तरफ, वो किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये जो डेविएशन है वो हो रही थी। पहला फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये कैथोड रेस के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लो इनके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि ज्यादा डेविएशन होगी, राइट। अगर कम नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि कम डेविएशन हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। अब मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास बहुत ज्यादा है और एक मेरे पास सब्सटेंस है जिसका मास जो है वो बहुत कम है। तो अब तुम खुद सोचो किसको डेविएट करना ज़्यादा आसान होगा, जिसका मास कम है उसको डेविएट करना आसान होगा, यानी कि जिसका मास कम था उसमें डेविएशन ज़्यादा देखने को मिल रही थी, जिसका मास जो था वो ज़्यादा था उसमें डेविएशन हमें कम देखने को मिल रही थी। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई की है तब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा डेविएशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम अप्लाई हुई है तो डेविएशन भी कम ही देखने को मिलती है। और इसके हिसाब से यहाँ पे जो चार्ज और मास की रेशो निकली थी, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। एम के नीचे ये जो ई लिखा है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्ज और मास की रेशो थी वो कितनी आई, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो यानी कि इसकी यूनिट क्या बन गई, कूलम पर केजी बन गई। तो ये जो वैल्यू है ना ये हमें याद रखनी है, चार्ज और मास की रेशो। इसके साथ साथ अब तुम खुद सोचो, वैसे हमारे पास ये रेशो आ चुकी है ऑलरेडी, है ना, चार्ज और मास की रेशो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन क्या मुझे सिर्फ अकेले चार्ज की रेशो पता है या फिर चार्ज की वैल्यू पता है, नहीं पता। क्या मुझे सिर्फ मास की वैल्यू पता है, नहीं पता। तो अगर मान लो किसी एक्सपेरिमेंट से अगर मैं ये चार्ज की रेशो निकाल लूँ, मेरे पास यहाँ पे चार्ज और मास की रेशो पता है, मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है, तो मैं बड़े आराम से मास की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो आगे जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया गया था, चार्ज की रेशो निकाली गई थी और चार्ज की रेशो जब निकाली तो उससे हमें मास की जो वैल्यू है वो भी पता लग गई। तो अगर तुम यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट कौन सा है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने कंडक्ट किया था, आर.एम. मिलिकन ने कंडक्ट किया था। और क्या किस लिए कंडक्ट किया था, ताकि वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको डिटरमाइन कर सके। तो उसने क्या किया, एक सेटअप लिया, एक अपरेटस लिया, उसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए और उसके अंदर उसने क्या डाला, ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाली। अब ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है ना, वहाँ पे उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया।
अब देखो जब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे ना, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है वो मूव करना शुरू हो गई। ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है वो मूव किस वजह से कर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, तभी तो वो मूव कर रही हैं, राइट। तो कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही थी, 3 फोर्सेस। पहली फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की गई है, तो ऑब्वियसली कौन सी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। दूसरी फोर्स कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक पार्टिकल के ऊपर लगती है, राइट। और तीसरी चीज यहाँ पे, तीसरी फोर्स क्या थी, विस्कस ड्रैग फोर्स। तो ये जो 3 फोर्सेस है वो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर लग रही थी, जिसकी वजह से ये मूव कर रही थी। और इसी से हमें क्या पता लगा, यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू पता लगी इलेक्ट्रॉन की। तो देखो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से डिनोट कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या थी, ई थी। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और वो कितना आया, वो आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि सिर्फ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे इसकी यूनिट्स क्या हो गए, सिर्फ कूलम हो गई। बेसिकली ये जो अपने पास वैल्यू आई है ना, सिर्फ यही वैल्यू नहीं थी, इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू यही थी, तो हम इसको याद रखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू पता लग गई है, हमें यहाँ पे चार्ज और मास की रेशो भी पता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मास की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। kg क्यों बोला, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर kg होती है। तो जितनी भी हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, उसके कितना था, मास कितना था, ये सारी चीजें है ना। अब हम सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, विच इज प्रोटॉन। प्रोटॉन जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1919 में ये जो रदरफोर्ड था, उसने सबसे पहले बताया था न्यूक्लियस के बारे में, और इस न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बताया था रदरफोर्ड ने। तो देखो यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट था, जो तुमने अभी पीछे देखा एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट वही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टी चीज क्या होगी, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, कैथोड को कुछ चेंज नहीं किया था, एनोड वाली साइड पे ये जो हमने लगाया हुआ था इलेक्ट्रोड, वो परफोरेटेड था, और यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, क्योंकि हमने देखना था क्या कोई चीज कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है कि नहीं। अब मुझे क्या देखना कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है कि नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया, एनोड को एज इट इज रखा गया, और यहाँ इस बार क्या किया गया, कैथोड वाली साइड पे जो इलेक्ट्रोड लगाया गया था वो परफोरेटेड लगाया गया, और पीछे यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग चढ़ाई गई, यानी कि फ्लोरोसेंट कोटिंग चढ़ाई गई। यहाँ पे भी क्या किया गया, वोल्टेज यानी कि बैटरी लगाई गई। तो जब वोल्टेज यहाँ पे लगाई जाएगी, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल, पॉजिटिव से पार्टिकल कहाँ पे जाना शुरू होंगे, नेगेटिव वाली साइड जाना शुरू होंगे, और अल्टीमेटली इसका सोर्स क्या था, एनोड वाली साइड था। तो यानी कि इनको हम क्या बोल देंगे, एनोड रेज बोल देंगे। और एनोड रेज का दूसरा नाम क्या होता है, कैनाल रेस होता है। तो ये दोनों नाम याद होने चाहिए, एक थी कैथोड रेस जो थी नेगेटिवली चार्ज, और एक है एनोड रेस या फिर कैनाल रेस जो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो होती है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे भी इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसका जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जब हमने कैथोड के बारे में पढ़ा था, हमने बोला था कि जो भी गैस अंदर प्रेजेंट है उसके नेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एनोड रेस है वो डिपेंड करती हैं गैस के नेचर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो चार्ज और मास का रेशो होगा वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कौन सी गैस डाली गई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और इसके साथ साथ जैसे हमने बोला था ना कि कैथोड रेज जो हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बिहेवियर था, जब तुम यहाँ पे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहे हो, तो जैसे कैथोड रे का बिहेवियर था उसके जस्ट ऑपोजिट था, यानी कि अगर वो नेगेटिव थी तो ये कैसी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट होती है, और इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया।
ठीक है, तो इस तरीके से हुई थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि यहाँ पे एक शीट रखी गई, जो कि कौन सी शीट थी? बेरिलियम की शीट थी, और इसके ऊपर क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल्स का बोmbardment किया गया। तो उनको तब पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, कुछ और भी होता है, कुछ और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसी तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है, जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या एब्सोल्यूट चार्ज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर, रिलेटिव चार्ज क्या है, मास कितना है, ये जो पूरा का पूरा टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई, प्रोटॉन का सिंबल P, न्यूट्रॉन का सिंबल N। जब भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका एब्सोल्यूट चार्ज कूलम्ब के अंदर कितना होगा? -1.602176 इंटू 10⁻⁻19। कैसे आया था? हमने अभी पीछे देखा है कैसे आया था। इसके साथ साथ प्रोटॉन देखोगे तो देखो एग्जैक्ट सेम वैल्यू है, बस ये नेगेटिव में है तो ये किस में है? ये पॉजिटिव में है। और न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई भी एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर तुम यहाँ पे रिलेटिव चार्ज देखोगे तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 0। अगर तुम यहाँ पे मास देखोगे केजी में तो इसका कितना है? 9.10938 इंटू 10⁻⁻31। इन दोनों में तुम्हें उतना फर्क नहीं दिखेगा। कहाँ पे फर्क दिख रहा है? जैसे यहाँ पे 1.67, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 4। तो हमने क्या देखा था? सबसे लाइटेस्ट कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। देखो बस इतने से फर्क से ये जो अपना प्रोटॉन है वो क्या हो गया? लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए जो मॉडल्स है एटॉमिक मॉडल्स वो सारे लेके आऊंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।